अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी और इस वक्त जो सूरत हाल है, अपोजिशन ने बार बार कोरम की निशानदही भी की है और हुकूमत ने एक मरतबा फिर अपोजिशन के साथ एक कंसेंसस का मुजाहरा किया है और एक सोलर पैनल, लैपटॉप, छोटी गाड़ियाँ, डबल रोटी, बच्चों का दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन एहसन इकबाल की जानिब से जो तकरीर की गई और बजट पर जिस तरह नुक्ताचीनी की गई, उसका जवाब वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने दिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बार बार कहा जा रहा है कि लोग अब गाड़ियों से मोटरसाइकिलों पर आ गए हैं, तो ये भी बताते चलें जहां मोटरसाइकिल की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुई है, रिकॉर्ड सेल हुई है, वहीं पे गाड़ियों की भी बम्पर सेल हुई है, रिकॉर्ड सेल हुई है। एक्सपोर्ट में उन्होंने कहा हमारे इजाफा हुआ है। ये हुकूमतें हमें ताना देती हैं कि आप IMF के पास गए और एक बेल आउट पैकेज लिया, जबकि 13 मरतबा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें 13 टाइम IMF का बेल आउट पैकेज ले चुकी हैं। हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट इकॉनमी पर हमारा फोकस है। दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम यहाँ पे सवाल होगा, अब जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं आलमी मंडी में वो फिर बढ़ गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से शायद पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है और 150 रुपए तक पेट्रोल पहुंच सकता है। और आज ही नेपरा ने मंथली जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसमें 4 रुपए से ज़ायद इजाफा कर दिया बिजली के पर यूनिट में। और अपोजिशन जो है वो इस पर तनकीद कर रही है कि ये अवाम दुश्मन बजट है और इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा होंगी। 350 अरब से ज़ायद जो टैक्स की छूट थी वो ख़त्म की गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स कौन अदा करेगा। बहुत सारे इस हवाले से सवाल आते हैं। ग्रोथ के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ इस वक्त 4 है और अगले साल ये हमारी ग्रोथ 5 को पहुंच जाएगी, तो फिर अपोजिशन क्या करेगी। शौकत तरीन ने इस हवाले से जवाब दिया है और बहुत सारे और भी सवालात हैं, इस हवाले से हम करेंगे। और अपोजिशन बजिद है कि कोरोना फंड का ऑडिट करवाएं और इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक की जो तैनाती है उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात किए गए हैं। लेकिन एक बात और बड़ी यहाँ पे अहम है, वफाकी वजीर ख़जाना ने कहा है कि ज़रूरी अजनास का रिकॉर्ड पैदावार हुई है और इजाफा हुआ है। और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस की भी बड़ी अहम बात की गई है कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारी ज़्यादा हैं और पिछली हुकूमत की कम थी। अब एक्सपोर्ट के हवाले से क्वालिटी कंट्रोल से लेकर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और बहुत सारे ऐसे मुश्किलात हैं जिनका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है। और पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट के मैदान में इतना पीछे क्यों है, इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब आपका। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हारून शरीफ साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये बताइएगा सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत का ये दावा है कि हमारा ग्रोथ रेट, और शौकत तरीन साहब ने कहा कि 4 है और अगले साल ये 5 हो जाएगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करें, एक आम आदमी इससे इस्तेफादा क्यों नहीं कर पा रहा है? एक आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और ये जो मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी हुई है, इसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत अब मईशत में इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो जाएगी? बात तो समझने की ये है कि जब कोई भी मुल्क IMF के प्रोग्राम में होता है तो वो एक मईशत की मैक्रो लेवल पर इस्तेहकाम की इस्लाहात कर रहा होता है और तवज्जो IMF की इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं होती, वो उसको स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में है जहां हम फिस्कल और मॉनेटरी साइड की, जिसको हम डिस्टॉर्शंस कहते हैं, उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक ज़िमनी बजट पेश किया गया है, ये भी उसी का हिस्सा है कि हम जनरल सेल्स टैक्स को यूनिफॉर्म रेट्स की तरफ ग्रेजुअली लेकर जाएं। तो मैं ये वजाहत करना चाह रहा था। तो जो हमारा ग्रोथ की तरफ जो बात हो रही है, हमने डिस्पाइट कोविड और बाकी चीज़ों पे हमारी रिकवरी पाकिस्तान की बहुत से ममालिक की निस्बत एक अच्छी है। हमारी तकरीबन 4% के आसपास ग्रोथ नेगेटिव से उठकर आई है। अब सवाल ये हमारा ये है कि हिस्टोरिकली हम लोग ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जहां बढ़ाने की जरूरत होती है, ग्रोथ थोड़ी बढ़ती है, 5 के आसपास जाती है, 5.5 पे, और फिर गिर जाती है। ठीक है। तो यहां पर एक कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जिनको हमें एज ए नेशन, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी, अवाम को एतमाद में लेने की जरूरत है कि जी
हारून शरीफ साहब, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद, ये बताइएगा कि सस्टेन क्यों नहीं होती हमारी ग्रोथ, क्या इसके मुहर्रिकात हैं? और दूसरा एक आम फहम भी ये है कि कोविड-19 के पेंडेमिक है, पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, और शौकत तरीन साहब ने आज ये भी कहा है कि ये सदी का सबसे बड़ा मसला है। जहां पे कोविड ने पूरी दुनिया की मईशत को और माशी शारियों को नुकसान पहुंचाया है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, आपको याद होगा, जो थर्ड वेव थी, लेकिन कई ममालिक इसके बेनिफिशरी भी हैं, 5 ममालिक इसके बेनिफिशरी हैं। पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी रहा है क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस में गया था, हमारी इंपोर्ट कम हुई थी। क्या समझते हैं आप, इस वक्त हम कहां पे खड़े? देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेन हाइलाइट्स अगर हम बात कर लें तो आप एकदम नेगेटिव हुए पेंडेमिक की वजह से, पूरी दुनिया के अंदर एक फजा बनी, और आपने देखा होगा दरामदात और बरामदात का बैलेंस देखें तो अभी भी आपकी एक्सपोर्ट 50% ज्यादा है। गाड़ियों की सेल्स के अंदर अगर आपने जैसे अभी बात की तो उसके अंदर इजाफा देखते हैं, 60% छोटी गाड़ियों में, 82% तकरीबन आपकी जीप्स के अंदर इजाफा हुआ। इसका मतलब है आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 12.9% के करीब तर जा रहा है। आपका जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल चेंजेस हुए हैं और उसके अंदर भी शरह नमू के अंदर इजाफा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो बैंकिंग चैनल्स को जो है वो स्ट्रक्चरलाइज किया गया है। आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के ऊपर काम किया जाता हो, लेकिन उसके अंदर अब बैंकिंग लोन्स का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। बैंक उनको लोन दे रही है, ज़राई आलात के लिए उनको दे रही है, बीजों के लिए दे रही है। 10 जगहों के ऊपर ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर जो पुराने बीज 10 साल पुराने बीज दिए जाते थे, अब नए बीज दिए जाते हैं। इस तरीके से आप देखा जाए तो अब बुरे हालात के अंदर भी अगर आप 4% ग्रोथ करते हैं, और वो शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें 5% ग्रोथ का अभी आपको शरह नमू नजर आती है। आपने स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंट बात की कि अगर हम फैक्टर्स देखें तो उसमें अगर आप देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 2022-23 के अंदर 4.6, आप अगर देखें कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगले आने वाले वक्त में 4.6 के ऊपर मैं मैयर देखता हूं, जो कि जो 2021 टू 2022 जो है वो 4.2 पर होगा, और अगर 23 में देखें तो ये 5.1 पर होगा। इन्फ्लेशन है उसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन अब आप देखें कि मेरे मुताबिक जो है वो इन्फ्लेशन हाइक हुई है वो पेट्रोलियम की वजह से। आप क्रूड ऑयल में देखें, पूरी दुनिया के अंदर प्राइस की हाइक देखें, उतनी तो रिकवरी पूरी दुनिया के अंदर नहीं हुई। पाकिस्तान भी तेल की कीमत में भारत के मुकाबले में भी आप देख लें, बांग्ला के मुकाबले में भी देख लें, अभी जो है वो प्राइस हाइक होती है जब पेट्रोल। लेकिन डॉक्टर साहब वहां तो पर कैपिटल इनकम की बात की जाती है सर। जी दोबारा मैंने कहा वहां तो पर कैपिटल इनकम की बात की जाती है, कि आम आदमी जो है वो उसकी जो परचेजिंग पावर है उसकी बात भी की जाती है। पाकिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल आप जानते हैं, यहां तो बदकिस्मती ये है कि एक आदमी 10-10 बंदों को कफील होता है। अच्छा, परचेज पावर पैरिटी की आपने बात की और बहुत अच्छी बात की। इसमें अगर आप ये गौर से देखें कि आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की जो इजाफा है उसको मार्केट के अंदर देखा जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ता जा रहा है। आप इसमें देखें कि आपकी जितनी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट बिल कम होने के बजाय वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है अवामी तौर पर डिमांड बढ़ गई है। अगर इस तरीके से जब दरामदात और बरामदात का बैलेंस करना होता है तो आमतौर पर स्ट्रक्चरल पॉलिसी लाई जाती है। अब स्ट्रक्चर पॉलिसी के अंदर भी आपने देखा, एफपीआर रिटर्न्स के बारे में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आप देखेंगे तकरीबन 52 बिलियन जो है वो नए टैक्सेस जो आए, 215 सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर आए हैं, 116 बिलियन जो है वो इनकम टैक्स के अंदर आए। और अगर इसके अंदर एफपीआर जो प्रपोज कर रहा है रिलीफ, उसने रिलीफ भी दी है। तकरीबन मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिलीफ देने के बाद टारगेटेड सब्सिडी सबसे बड़ा काम था। गवर्नमेंट ने ये काम भी किया, और बड़े जो जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो इससे पहले तकरीबन 5 रुपए की बिजली लिया करते थे, 6 रुपए की बिजली लिया करते थे। पिछले दौर से पूछा गया कि अब तक जो 18 रुपए यूनिट जो आम आदमी को मिलता है या 15 रुपए यूनिट मिलता है, तो 5 रुपए यूनिट के बड़े बड़े तिजारती मराकज को क्यों दिया जाता था या इंडस्ट्रियलाइजेशन सब्सिडाइज किया जाता था ना सर, हमने तो सब्सिडी पे डिपेंड किया। तो वो सब्सिडी जिस टाइम पर पहले कुछ अरसा दी गई, आपने देखा कि शरह नमू जो है टैक्स में 5.5 की हुई, टेक्सटाइल बढ़ा, बाकी चीजें बढ़ी, उनको बिजली कम दी, कोल के मामलात हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए। मसला ये है कि आप जो है वो स्ट्रक्चरलाइज करने के लिए इजाजत कोई नहीं देता। एफबीआई जब रिफॉर्म के लिए एक्शन में आती है तो सारे के सारे लोग नाराज होना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ तरह से प्रेशर डाला जा सकता है।
इस टाइम पर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपका जो मिनी बजट का हम बात करते हैं, ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी है। और आप 22 दफा आप आईएमएफ के पास जा चुके हैं, पिछली हुकूमतें 13 दफा जा चुकी हैं। तो जब आप आईएमएफ के अंदर आते हैं तो वो इस तरीके से होता है कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो आपको मुकम्मल करना पड़ता है, आप उसमें से निकल नहीं पड़ते। तो ठीक है। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स डेफिनेटली डॉक्टर साहब, फिर हमें फाइनेंशियल सेक्शन का खतरा होता है, और कुछ लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता। हम तो यही समझते हैं, लोग भी यही समझते हैं कि जी सिर्फ हम आईएमएफ के मकरूज हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हम बहुत ज्यादा मकरूज हैं। लेकिन इसमें एक सवाल, ज़िमनी सवाल जरूर पैदा होता है डॉक्टर हसनैन जावेद आपकी गुफ्तगू से। हारून शरीफ साहब, ये बताइएगा, मैं एक आम आदमी की बात करता हूं, वो हमारी टिपिकल टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी की, क्योंकि हम एक आम आदमी उसको नहीं समझता। ज़राई अजनास में इजाफा हुआ, पैदावार में इजाफा हुआ, हम ये कहते हैं कि मकई में और उसके साथ साथ गंदम और दीगर जो जरूरियात हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तो फिर ये इन्फ्लेशन क्यों? क्या कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि डॉक्टर हसनैन जो है वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हमारा मसला तो नहीं है? क्या इंतजामी कोई नकाइस की वजह से तो ये इन्फ्लेशन नहीं ज्यादा हो रही? जी देखें, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि हुकूमत को, अवाम को, आम आदमी को एतमाद में लेने की जरूरत है ज्यादा। देखिए, इन्फ्लेशन जो है इस वक्त खित्ते में और दुनिया में बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में साउथ एशिया के बाकी ममालिक की निस्बत कोई 2 से 2.5% हमारा इन्फ्लेशन का रेट हाई है। अब उसकी जो वजूहात सबसे बड़ी तो ये है कि हमारा इन्हिसार जो है वो इंपोर्टेड चीज़ों पर ज़्यादा है। ख़ास तौर पे हमारा ऑयल एंड गैस का जो बिल है वो हमारी इंपोर्ट की बास्केट का बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है। हम बिजली जो है 60% वो ऑयल बेस्ड, फर्नेस ऑयल बेस्ड अभी भी बनाते हैं। अब ये कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जिसकी वजह हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ऑयल की प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारी कमोडिटीज़ हैं हम बाहर से ले रहे, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो ज़राअत के शोबे में प्रोडक्टिविटी बढ़ने का खुश आइंद है, लेकिन एक हकीकत है कि अभी भी हम इसेंशियल आइटम्स की खासी तादाद इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि प्रोडक्टिविटी को ट्रांसफॉर्मेशनल बेसिस पर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी की शरह बढ़ती जा रही है, प्रोडक्टिविटी की शरह उस हिसाब से पिछले बहुत से सालों से नहीं बढ़ी है, जबकि इंसेंटिव्स ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि मुल्क ज्यादातर ट्रेडिंग की तरफ, सर्विसेज की तरफ चला गया है। तो जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी क्वालिटी की और सरप्लसेस नहीं आएंगे, तो वो आप क्वालिटी की चीजों को एक्सपोर्ट उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे। ये एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चर का सवाल है कि करंट स्ट्रक्चर में आप उसको कितना स्ट्रेच कर पाते हैं। अब आम आदमी के ऊपर आइए। जो आम आदमी है, हमारे तकरीबन 20 लाख लोग हर साल लेबर मार्केट में आते हैं। उसके लिए जिन ममालिक ने उनको एक डिसेंट लाइफस्टाइल दिया है, हमें 7 से 8% ग्रोथ 10 साल के लिए सस्टेनेबल चाहिए। मेरा सवाल सब पहले और सब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, पहले भी था, अब भी है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस करने की जरूरत है। हमें एक्सपोर्ट्स में मैसिव वैल्यू एडिशन और नॉलेज प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत है, ताकि ज़र मुबादला आए और हमारा जो गैप है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो क्रॉनिक डेफिसिट है, क्योंकि आईएमएफ की जो ये कंडीशंस हैं वो मॉनेटरी भी होती हैं, फिस्कल भी होती हैं, और ये इसको बढ़ाने के लिए हमें जो ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके ऊपर तवज्जो जब तक नहीं दी जाएगी, मीडियम टर्म में हम सस्टेन नहीं कर पाते। बिजली की कीमत जो है वो सर्कुलर डेट आईपीपीज की वजह से जब तक हम ये आपका बड़ा एक अहम नुक्ता है हारून शरीफ साहब, ये मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये जो आईपीपीज की बात आपने की, माजी में गवर्नमेंट ये दावे करती रही कि आईपीपीज के चुंगल से हम निकलेंगे, आईपीपीज के साथ कमीशन है, पता नहीं फिर ये सर्कुलर डेट जो है डबल फिगर्स में गया, क्यों गया, इसकी क्या वजूहत है? जमशेद इकबाल चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जमशेद इकबाल चीमा साहब, शुक्रिया आपका। जी वेलकम, जी वेलकम। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये बताइएगा, ज़रई अजनास में इजाफा हो रहा है, ज़रई पैदावार में इजाफा हो रहा है, किसान के लिए सहूलियात पैदा कर रहे हैं, जहां 100 रुपए उसकी आमदन बढ़ी वहां 500 रुपए तक आप लोगों ने इजाफा किया। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होती है? शौकत तरीन साहब खुद दावा कर चुके हैं कि 12% इस वक्त इन्फ्लेशन है, और फिर जो अशियाए जरूरी है कुछ, वो तो जाकर 18% तक इन्फ्लेशन पे पहुंच गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं,
यहां पर आज फिर जो है 4 रुपए से ज्यादा नेपरा ने इजाफा कर दिया है और फ्यूल एडजस्टमेंट की उसमें मद में इजाफा किया है। तो हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी हारून शरीफ साहब ने बहुत सवालात उठाए कि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जमशेद साहब देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये बहुत सारे मुल्कों की जो एनर्जी में नेट इंपोर्टर हैं या बिग वे में इंपोर्टर हैं, हम तकरीबन एनर्जी में 80 से 90% तक इंपोर्टर हैं। जितने मुल्क एनर्जी के इंपोर्टर हैं वो जब भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। वो आप पूरे साइकिल देखें हिस्ट्री में कि जब भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं सस्टेन नहीं किया। हमारे यहाँ भी 2009 में हुआ कि 2008 में हुआ, 7-8 में चला कि जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ी तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो जीरो हो गया ऑलमोस्ट 2009 में तकरीबन। फिर 2018 में देखें तो 2018 फॉरेन रिजर्व हमारे जीरो हो गए, ऑलमोस्ट $6 अरब रह गए। तो साइक्लिकल ये इस बार हमने बेहतर परफॉर्म किया कि 9 महीने हो गए तकरीबन कमोडिटी प्राइस को। 9 महीने के बाद अभी आज भी हमारे फॉरेन जो $1 के हैं तो निस्बतन बेहतर हमने परफॉर्म किया। इट शोज कि हमारी इकोनॉमी में रेजिलियंस है और इंस्पाइट ऑफ कोरोना 4% पिछले साल ग्रो किया, 5% ये 5% ज्यादा इस साल ग्रो कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परफॉर्मेंस इज नॉट बैड, परफॉर्मेंस गुड। बट जब आपने एनर्जी के नेट इंपोर्टर हैं तो एनर्जी पर इतनी महंगी जब हुई है तो एनर्जी और फूड इन दोनों का आपस में बड़ा चोली जामन का ताल्लुक है। ठीक है कि आपकी मेजर फसलें हैं 3, आपकी मकई है, आपकी शुगर केन है और आपके पास एडिबल ऑयल है। ये तीनों चीजें जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इनकी कन्वर्शन टुवर्ड बायोडीजल हो जाती है। मतलब आपकी फूड जो है कन्वर्ट होना शुरू होती है एनर्जी में। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ पेट्रोल की प्राइसेस के साथ दाल और खुर्दनी तेल का बड़ा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें भी एक आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा। तो कहां आपको नकाइस लगते हैं, कहां आपको लगता है हमारे कैपेसिटी इश्यूज आते हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी आप लोग लेकर आए, काम भी इतना ज्यादा कर रहे हैं, तो क्यों एक आम आदमी जो है इस्तेफादा नहीं कर पा रहा? नहीं देखें, हमने बेसिकली एक आम आदमी जो है उसने तो साइकिल के साथ चलना है। हाँ। साइकिल ये है कि आपकी एनर्जी का इंपोर्टर है और एनर्जी महंगी हुई है। जब एनर्जी महंगी होगी तो आपके पास 3 प्रोडक्ट महंगे होंगे। मकई महंगी हो जाएगी, उससे मतलब आपकी सारी लाइफ स्टॉक महंगी हो जाएगी। मकई का महंगा होने का मतलब लाइफ स्टॉक पूरी की फीड महंगी हो गई, पोल्ट्री भी महंगी हो गई और आगे बाकी दूध महंगा हो गया, बाकी महंगी हो गई। फिर शायद दूसरी चीज चीनी है और तीसरी एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल जो है ये इंसानी खुराक का 30% है। यू टेक इन 30% एनर्जी या कैलोरीज फ्रॉम द एडिबल ऑयल। तो वो जब महंगा होता है तो जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो एडिबल ऑयल कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है क्रूड ऑयल में या बायोडीजल में। तो ये एक बंधा हुआ, ये जुड़ा हुआ एक साइकिल है कि जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। लिहाजा जब महंगे हुए हैं हम बड़े इंपोर्टर अगर देखें तो हमारे नंबर 1 इंपोर्ट जो है वो क्रूड ऑयल की है और नंबर 2 अगर इंपोर्ट देखें तो एडिबल ऑयल की है। तो हमारे 2 बड़े आइटम थे इंपोर्ट के, वो दोनों जो महंगे हुए हैं वो 100% से ज्यादा महंगे हुए। मतलब कोयला को 150% महंगा हुआ, आपकी एलपीजी या एलएनजी जो है 400% ऑलमोस्ट 10 टाइम महंगी हुई है। फिर आपकी जो फूड है, फूड ऑलमोस्ट 100% महंगी हुई है। जो क्रूड ऑयल है ये 100% महंगा हुआ। तो जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे थे वो ज्यादा महंगी हुई। लिहाजा आप जो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जी इम्पोर्टेड महंगाई, शौकत-तरीन की लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पोर्टेड महंगाई, वो इम्पोर्टेड महंगाई का हम शिकार हुए हैं। जो हमारी अपनी थी प्रोडक्शन वो पहले गैस की थी, वो बिजली की थी, बाकी चीजों की थी, वो कम महंगे हुए। ये फूड की थी वो कम महंगे हुए। लेकिन इम्पोर्टेड महंगाई है, इम्पोर्टेड महंगाई में हमारे पास टैक्स होता है। हम सब्सिडी तो उसको देते नहीं है, वो हमारा सोर्स ऑफ टैक्स है। लेकिन टैक्स हम कम लगाया, बट फिर भी बात बन नहीं रही कि अच्छा जमशेद इकबाल चीमा साहब, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, माजी में भी ऐसा ही होता रहा, एतमाद का फुकदान, ट्रस्ट डेफिसिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक आम आदमी उसका बेनिफिशियरी नहीं बना, उसको सेहत की, तालीम की सहूलियात नहीं मिल पाई। आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड भी करने जा रहे हैं इकोनॉमी, और जो आप लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी माजी में,
आपने देखा उस पर कई ऐसे नकायज थे जो आप लोगों को उस पर रिवर्स करना पड़ा। जैसे 45 लाख की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर परचेज करेगा, फिर आप कहते हैं कि जी 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली फाइलर हो जाएगा। 3 से 4 लाख रुपए अगर किसी के अकाउंट में है तो एफबीआर को इख्तियार दिए वो छापा मार सकता है। तो लोगों को परेशान आप नहीं समझते इस तरह किया जाता है। और जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, बैंक में जब कोई बंदा अमाउंट या पैसे जमा करवाने जाते हैं उसको एक परफॉर्मा दे दिया जाता है। तो सर आप फिर ये समय ये ब्लैक मनी का काम ज्यादा बढ़ेगा नहीं? क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेड करते हैं, जरूर इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड करें, लेकिन जो उसकी शराइत है, कवायद और ज़ाबित है, बड़े सख्त हैं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो एक ऐसी चीज है कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंटेशन एक तरक्की की अलामत है, डॉक्यूमेंटेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये इसके ये नहीं कि ये होगा या ये होगा, इसका ये या ये नहीं होता, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है। बेसिक जो बात है कि उसे आप एग्जीक्यूट कितनी कामयाबी से करते हैं या कितनी जल्दी उसको आप इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं। अच्छा, आपने अवाम को जिसे कहते हैं तावन या उनका एक कॉपरेशन लेना, वो कॉपरेशन करें, आपको ना रिस्क कम से कम करें, कम से कम रेजिस्टेंस या कम से कम डिस्टर्बेंस से आप डॉक्यूमेंटेशन कर जाएं। लिहाजा आज की डिजिटल इकोनॉमी में ये करना आसान है। सिंपल जरूरत होगी सिविल सोसाइटी से, सिविल अकेडमिया से, में आ जाते हैं, एक सिस्टम में आ जाते हैं। तो हमारे पास हर चीज की क्वालिटी मेंटेन करना, हमारे पास एक सपोर्ट करना, हमारा बैंकों की सपोर्ट बढ़ना, एक यू कैन से कि जिसे कहते हैं एक बैकयार्ड ऑपरेशन ना हो, एक डॉक्यूमेंटेड ग्रे इकोनॉमी से निकल के वाइट इकोनॉमी में लोग आए, तो ये होगा तो उनको ओवरऑल सपोर्ट ज्यादा मिलेगी। और फिर जो पैसे आएंगे टैक्स के पैसे जो है वो अगेन वापस उन्हीं पे जाने हैं कि जहां जिस सेक्टर में उसकी सपोर्ट की जरूरत है वहां पे उसकी सब्सिडीज बढ़ जाएंगी। जहां जहां डेवलपमेंट की जरूरत है वहां डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगी। जहां जहां आप जाने पावर रिफॉर्म की जरूरत है, जहां हेल्थ के हवाले से जरूरत है, जहां पे टेक्नोलॉजी के हवाले से जरूरत है, इंटरनेशनल कॉपरेशन के हिसाब से जरूरत है, वहां पैसे चले जाएंगे। और हैव नॉट्स का मतलब कि जहां अगर गरीब लोगों को तालीम दे के तो सामने। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और आपने कहा कि एक आम आदमी जो है वो ताउन करे और कॉपरेट करे, और डेफिनेटली कॉपरेट के लिए जो मैंने भी बात की कि ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एतमाद का फुकदान बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है। और यहाँ पे कुछ माहिरीन ये भी समझते हैं कि जो वो 4% अशराफिया और माफिया जिसका जिक्र बार बार किया भी जाता है, या वो एलीट है, अगर वो भी टैक्स नेट में आ जाए प्रॉपर और वो टैक्स दे, प्रॉपर टैक्स दे, तो जो हमारा रेवेन्यू टारगेट इस दफा 6000 रखा है वो 10,000 को भी पहुंच सकता है। ये कैसे अचीव किया जा सकता है, इसके लिए किस तरह रिफॉर्म्स लाई जाएं और बेहतरी किस तरह जाए। लेकिन एफबीआर की रिफॉर्म्स के हवाले से सवालात अब भी मौजूद हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हसनैन साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब से मैंने बड़ा एक अहम सवाल किया था। आप ये बताइएगा कि किस तरह ये बैलेंस होगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो तजावुज कर रहा है पर डे। आप देखिए कि 180 से अब वो पहुंच जाएगा, पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा। पेट्रोल की प्राइसेस का खदशा ये है कि अभी आलमी मार्केट में फिर पेट्रोल महंगा हो गया और 150 रुपए तक पेट्रोल पहुंच सकता है 16-17 तारीख को, अब जो एक समरी भी जाएगी। और नेपरा फिर बिजली में इजाफा कर रहा है। हम करें तो क्या करें? सब्सिडाइज करें, प्राइवेटाइज करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएं? अब तक जो किया गया है वो किस हद तक सेटिस्फैक्टरी है? क्योंकि उसका इफेक्ट एक आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। एक आम आदमी वो उसके पास सवालात बहुत सारे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी हमारी ग्रोथ 5-4 है, 4 अभी आपने 3 या 4 बताई, आपने कहा वो 6 तक भी पहुंच सकती है, 7 तक भी पहुंच सकती है। तो ये इशारे एक आम आदमी नहीं समझ पाता। डॉक्टर साहब जी, मैं सादा बात करता हूं, इसको थोड़ी सी मतलब एक लाइन में बात करने की जरूरत है। वो एक इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत थी। आपने देखा होगा कि 3 साल पहले जब आए तो एफबीआर के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स लाए गए, 50,000 तक की हद कायम की गई, और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी आवाजें उठने लग गई और वो उस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से हटाया गया जी। फिर वहां से जो है वो फिर दोबारा से तब्दीली आई। शौकत तरीन साहब दोबारा जब वजीर खजाना हुए तो उन्होंने इसको ग्रोथ की तरफ लेके गए और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत उन्होंने कहा कि इसको ओपन अप किया जाए, रिलैक्स किया गया, एफबीआर को रिलैक्स किया गया। एफबीआर का मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने प्रपोज किया तकरीबन बहुत सारे बिल्स को, उन्होंने 4th अमेंडमेंट बिल भी पेश किया।
और उसके साथ अगर आप देखें कि उन्होंने आईएमएफ की कंडीशंस को देखा और आईएमएफ की कंडीशन के तहत जो है वो 600 बिलियन जो है वो अंडरस्टैंडिंग के तौर पर इंटरनेशनल आईएमएफ को दे दिया और एक्सपेंडिचर कट किया गया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मुल्क के अंदर अशराफिया की जो गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तय्युश की चीजें बढ़ती जा रही हैं। बहरान मुल्क के अंदर बढ़ता इसलिए है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ दरामदात देख लें, जो आपकी इंपोर्ट्स देख लें, 82% के करीब हैं। अगर मैं आपको सिर्फ गाड़ियों का अगर आपको हदफ बता दूं तो नवंबर में कुव्वत खरीद में कमी होने के बावजूद नवंबर के अंदर रवा माली साल के अंदर पहले 5 माह के अंदर जुलाई से नवंबर तक के दौरान ऑटोमोबाइल के शोबे में मजमूई तौर पर मस्बत रुझान, अब मस्बत रुझान तो है लेकिन 84.2% का इजाफा हुआ ट्रक्स के अंदर। अच्छा, ट्रक्स के अंदर फरोख्त में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, जीप की खरीदारी अरूज पर रही, जिसको 82% जीप्स खरीदी गई, 82% यानी लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर्स, ये सारी की सारी जो है वो यानी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आपकी वसत पकड़ रही है। इसके अंदर आप देखें कि बड़े बड़े आपको ये जो एमजी की गाड़ियां आप देख लें, आप डायहट्सो की देख लें, आप सोनाटा की देख लें, बहुत सारी गाड़ियां देखें। 78.2% जो है वो हल्की कमर्शियल गाड़ियां बिकी, 62% जो है वो अलग गई, 19% ट्रैक्टर और 3% मोटरसाइकिलें और रक्शे खरीदे गए। अब अगर आप यहाँ पर देखें, जब ये कुव्वत खरीद बढ़ रही है तो यहाँ पे आपका बैलेंस कहाँ से आउट, कहीं ना कहीं तो बैलेंस आउट हो रहा है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर आपने बम्पर क्रॉप्स के बावजूद आपने अपनी जरूरत से ज्यादा गन्ना, डॉक्टर साहब बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन के वो जो टारगेट और अहदाफ है वो पूरे नहीं होते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बैंकिंग सेक्टर में एक आम आदमी बड़ा परेशान होता है, अपना ही पैसा देखे। तामीराती शोबे को अभी एमएसटी देने के बावजूद भी सरिया महंगा हुआ, सीमेंट महंगा हुआ। हुकूमत का ये मौकिफ था कि रिकॉर्ड तामीरात हुई हैं, इस वजह से सरिया और सीमेंट की शॉर्टेज हुई है, लेकिन उससे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी आप ये बता रहे हैं कि जिस तरह लग्जरी गाड़ियों का भी आपने जिक्र किया, डेफिनेटली एलीट के पास है, अभी छोटी गाड़ियों के टैक्सेस खत्म कर दिए गए, लेकिन आप देखिएगा लग्जरी गाड़ियों में मजीद रिकॉर्ड इजाफा होगा उसकी खरीद में। ये इजाफा, यही मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपकी इस तरह की बैलेंसेस देखेंगे और इसके अंदर जो आप जो बढ़ोतरी देखेंगे तो बैलेंस कहां से पैदा होगा। आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स तो बढ़ती चली जा रही हैं, आपको फौरी तौर पे जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे बैन लगेगा। कुत्तों और बिल्लियों के जो फूड आइटम्स हैं, अगर आप पर एक एनिमल का, एक पेट का अगर आप निकाल लें तो 15 से 20 हजार रुपए कम से कम आपका कैट फूड आता है या आपका डॉग फूड आता है। आप इसको बैलेंस आप नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्लस जो एफबीआर की कलेक्शन का आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग टैक्स नेट के अंदर है ही नहीं, तकरीबन 4 लाख बिजनेसेस के अंदर सिर्फ 50,000 रजिस्टर्ड हैं, 4 लाख का तो हिसाब ही नहीं है, लोग अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए। और आपने जिस तरीके से एमनेस्टी देने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जहां जहां आप सब्सिडीज देते जाएंगे और ये सारा का सारा फायदा जो है वो आपकी अपर एलीट को होता है, इससे आपकी जो है मिडिल क्लास 80% महरूम रहेगी और महरूम रहती रहेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और बात कर रहे थे, आपके पास जमशेद साहब भी आए, वहां पे एक दफा मैंने भी उनसे यही सवाल किया था और कहा कि अगर बम्पर क्रॉप्स डबल हुई, आपकी गंदम आपकी जरूरत से ज्यादा हुई, आपके पास आटा ज्यादा आ गया, फिर भी आपकी प्राइस ज्यादा आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। फिर हमें फिर एक दफा जो है उसको एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट, और वो बड़े मसाइल हुए। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। हारून शरीफ साहब के चेहरे की मुस्कुराहट के अंदर मेरे ख्याल में कोई जवाब है, कोई रिस्पॉन्ड है। शरीफ साहब आप एक दफा कोई रिस्पॉन्ड कर दें डॉक्टर साहब को, फिर मेरा सवाल भी मुंतजिर है। नहीं जी, मैं रिस्पॉन्ड तो नहीं, लेकिन मैं कुछ नाजरीन के लिए और आपके लिए, देखिए ये इकोनॉमीज और जो ममालिक हैं जो आगे चलते हैं माशी तौर पे, उनमें आपके पास चॉइसेस होती हैं जिसको हम ट्रेड ऑफ्स कहते हैं। ठीक है, आप दुनिया में हर काम नहीं कर सकते। अब मैं कुछ 3-4 चीजें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे रेज करना चाह रहा हूं। जी प्लीज। हमारे पास चॉइस ये है कि हम या तो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, या हम फिर से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करें। जिन ममालिक ने तरक्की की है उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन पे की है, इंपोर्ट को रोककर नहीं किया है। ओके, एविडेंस हमें बड़ा क्लियरली बताता है कि हमने कहां जाना है। हम अपने बजट के खसारे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर्जा लेके कर लें, या हम प्राइवेट सेक्टर से और बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आए। ठीक है, हमारे पास चॉइस है।
कि हम अभी तक डेट टू जीडीपी बढ़ाते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी हमारी वहीं रुकी शरीफ हुई साहब है। यही तो इश्यू है सर, अगर हम कर्जा लेकर भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो इनकम जनरेट करे ना, कोई ऐसा फार्मूला हमारे पास हो कि इनकम जनरेट करे, वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है या उसका मार्कअप है या इंटरेस्ट रेट है वो अदा कर सकें। आप मुझे दो मिनट जी, दीजिए, मैं प्लीज। यही एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब कर्जा कंजम्पशन के लिए लिया जाएगा कि हमने बिल पे करने हैं और इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा तो रीपे करने की कैपेसिटी घटती जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली हमें ड्रास्टिकली एक तो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे जाना है इन द मीडियम टर्म, कर्ज की बजाय हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर सलाहियत की बहुत कमी है। तीसरी ट्रेड ऑफ ये है कि हम जब बार बार कहते हैं, जैसे चीमा साहब कह रहे थे कि ऑयल पर इन्हिसार बहुत है, तो आप उसको कम क्यों नहीं करते? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इतने इंसेंटिव दें कि लोग उस तरफ जाएं तो आपका इन्हिसार कम होना शुरू हो जाएगा। दुनिया ने किया है। सो मैं आपको एग्जाम्पल्स, ये हल ये नहीं होता कि हम इंपोर्ट रोक दें, हम किसी को चॉकलेट खाने से रोक दें। ममालिक आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेसिव तरीके से अगर वो अपनी जो कंपैरेटिव एडवांटेज को आगे बढ़ाते हैं। आपने बैंकिंग चैनल की बात की, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई डेवलपमेंट बैंक नहीं है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करता हो। हम एक कमर्शियल बैंकिंग के अंदर हैं जो हुकूमत को कर्जा दे के कमाते हैं या अशराफिया को कर्जा देते हैं। आप देखिए ये एसएमई सेक्टर और बाकी सेक्टर ये कहीं दुनिया में खाली कर्ज पर सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। अगेन हमें वेंचर कैपिटल, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग के अंदर तब्दीली, और आखिरी चीज ये है कि हमारे जो बजट के भी कलेक्शन होती है और लोन की भी, वो हुकूमत की इनएफिशिएंसी में नहीं जानी चाहिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस में नहीं जानी चाहिए। बिजली के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ने कलेक्शन बढ़ाने की बजाय लोगों को पास ऑन नहीं होने चाहिए। अगर आप दयानतदारी से लोगों को, आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, ये चैलेंजेस बताएं और लोगों को इकट्ठा करें तो नेशंस आगे की तरफ चलती हैं। अगर हम सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बताएं कि जी गाड़ियां बिक रही हैं, बड़ी अच्छी चीज है, सयाह ऊपर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज है, ये चीजें बैकफायर करती हैं। हमें जो है इस मईशत का ढांचा, आप वियतनाम को देखिए, कैम्बोडिया को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, ये प्रोग्रेसिव ढांचे हैं। हमारा ढांचा वहां फंस के रह गया। ठीक है। अच्छा, आईएमएफ को एज ए बला पेश किया जाता है, शरीफ साहब ये बताएं, और कहते हैं आईएमएफ कोई ऐसी बला है, कोई भूत है कि वो जिस मुल्क में दाखिल हो जाता है तो फिर उसकी मुल्क की इकॉनमी को कैप्चर कर लेता है, माशी तौर पर उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर लेता है। जिस तरह शौकत तरीन साहब ने मनसब संभालने से पहले किया था कि आईएमएफ ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, बिजली के टैरिफ में बेपनाह इजाफा किया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है, मुझे ये मनसब मिला तो मैं असर नौ जाऊंगा और आईएमएफ से। क्या आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बाद क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा तरीकाकार है कि आईएमएफ को कहा जाए कि जी आप रिवाइज करें, एक दफा दोबारा से असर नौ जायजा लें, हमारी ये मुश्किलात हैं, इन सेक्टर्स में मुश्किलात हैं। सब्सिडी को पहले कहा भी जाता था कि सब्सिडी बहुत बुरी होती है, फिर हमें मजबूरन सब्सिडाइज करना पड़ा। मास ट्रांजिट, इवन के बरतानिया, यूरोप जैसे मुल्कों में भी मास ट्रांजिट पर सब्सिडी दी जाती है। हम कंफ्यूजन है सर, कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है और मुझे पता है आप इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी देखिए, ये जो आईएमएफ का मैं पहले समझाता जाऊं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ के साथ जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो हमें एक बेइंतहा एहतियात के साथ निगोशिएशन की जरूरत होती है। जब भी हम उनका एक स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं, अगर मैं 18 साल वर्ल्ड बैंक की तरफ से और उनकी तरफ से तकरीबन 16 ममालिक में निगोशिएशंस करता रहा। देखिए, बात यह है कि कोई भी मुल्क आपसे ज्यादा आपको नहीं समझता, कोई भी इदारा। हम जब अपना होमवर्क करके एक रिफॉर्म प्रोग्राम आईएमएफ से निगोशिएट करते हैं तो नतीजा फर्क आता है। जब हम उनकी एक स्टैंडर्ड रेसिपी के जनाब आप कॉन्ट्रैक्शन कर लें इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन घटाने के लिए सूद बढ़ा दीजिए, रुपए का फ्री फ्लोट कर दीजिए, ये एक स्टैंडर्ड पैकेज है उनका जो वो हर मुल्क को बताते हैं। लेकिन ये आपकी निगोशिएशन की सलाहियत पे है कि आप कहां करते हैं, कहां नहीं करते हैं। तो आईएमएफ को यह सोचने की जरूरत है कि अगर 22 प्रोग्राम करने के बावजूद पाकिस्तान में सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आ रही तो कहीं तो गलत हो रहा है ना जी। ठीक है। तो नहीं सर, ये
टारगेटेड होता है ये सब कुछ कि जी आप वो फलाने सेक्टर में सब्सिडी दी है उसे खत्म कर दें, बिजली के टैरिफ में आप इजाफा कर दें, यहां पे गैप आ रहा है, यहां पर आपको जो है प्राइवेटाइज करना है सेक्टर को, तो क्या ये बेल आउट पैकेज होता है या उनकी टोटल टारगेट अमाउंट होती है? एक मैक्रो लेवल के प्रायर एक्शंस हैं। फंडामेंटल तो ये है कि आप बजट के डेफिसिट को घटाकर 4% ऑफ जीडीपी लाइए, ठीक है जी। आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको 5% बढ़ाइए, ठीक है। अब सवाल निगोशिएशन पे आता है कि आपने कैसे करना है। ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है वो सब्सिडीज को डिस्करेज करती है, इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन समझती है, ट्रेड को ओपन करना चाहते हैं। अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब जब कोई भी मुल्क उनके साथ साइन करता है एग्रीमेंट, तो आप बेसिकली उस स्कूल ऑफ थॉट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, करें या अदरवाइज करें। अब पाकिस्तान का हुआ ये, क्योंकि मैं उस वक्त माशी टीम का हिस्सा था जब आईएमएफ से बातचीत हो रही थी, तो आईएमएफ के अंदर भी कुछ सियासी प्रेशर ग्लोबल आना शुरू हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे प्रोग्राम के अंदर एफएटीएफ से लिंक करना, यू आर राइट, यस, ये सियासी नोयत की एग्रीमेंट्स हैं। जीएसटी वगैरह को समझना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमारा काम है। अगर आपको याद हो वो हारून शरीफ साहब, क्योंकि ये फेटफ जो है, फेटफ के बारे में तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, इस पर तो बहुत डिबेट हो सकती है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और पाकिस्तान और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन पे जबरदस्ती सब इंपोज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर हसनैन, आपकी तरफ आऊंगा मैं। आज भी मेरा सवाल अभी मौजूद है, वो अशराफिया, वो माफिया, चाहे वो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, चाहे एलीट क्लास है, जो कि टैक्स नेट में नहीं है। एक आम आदमी की डॉक्यूमेंटेशन की आपने भी बात की, वो 50,000 रुपये एलएसी एनआईसी पर बड़ा वावेला मचा, बड़ा शोर शराबा हुआ, उसे रिवर्स करना पड़ा। हम क्यों जो है इनसे जो है टैक्स वसूल नहीं कर पाते हैं? हमारा रेवेन्यू टारगेट हमेशा खसारे का शिकार रहता है और एफबीआर के हवाले से भी सवालात बहुत ज्यादा हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी सवालात बहुत सारे हैं। अच्छा, अभी बात हुई, मैं पार्शियली इससे एग्री करता हूँ। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात होनी चाहिए। आपके प्रोजेक्ट्स, इस तरह के बैंक्स आपके पास नहीं हैं। हारून शरीफ साहब ने इसी तरफ इशारा किया कि अशराफिया को मिलता है, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने जैसे कहा कि आपको चॉकलेट्स की इजाजत बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन आपके जब इम्बैलेंस हो और आपकी जो है, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो मुसलसल इजाफे में हो, आपकी दालें, घी, हर चीज इंपोर्टेड हो, आपके खाने पीने का हर मामला इंपोर्टेड हो, आपकी गाड़ियां, हर चीज इंपोर्ट में आ रही हो, तो अगर आप बैलेंस और लिबरलाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो वो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे नहीं लगती। फिर जब निगोशिएशंस जो हैं वो इंस्ट्रक्शन बन जाती हैं। इस तरीके से तो शौकत तरीन साहब जब वजारत में नहीं थे, उन्होंने बहुत तनकीद की आईएमएफ के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने देखा वो निगोशिएशन जो है वो बिल्कुल सबमिशंस की तरफ चली गई और उनको चीज लेने पड़ गए। तो लेकिन वहां पर मतलब यानी सिस्टम से आउट बैठकर बात करना, यानी ट्रेड लिबरलाइजेशन के ऊपर या ट्रेड के बैलेंस के ऊपर बात करना, वो अलग होता है। लेकिन आपने कंजम्पशन तो हो नहीं रही, प्रोजेक्ट्स तो लग नहीं रहे, आपके एफडीआईज कहां से जा रहे हैं? और ओनली फिक्स टू यानी जीडीपी के हवाले, इसके एफडीआई के हवाले से आप सिर्फ चाइना के ऊपर बेस कर रहे हैं। बाकी ममालिक से आपका एफडीआई कहां से आ रहा है? रेमिटेंसेस की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी जो हैं वो एक्सपोर्ट की कुछ एरियाज के अंदर जा रही हैं। आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के हवाले से रिफॉर्म्स बहुत ही वीक है। आपकी टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल वोकेशन जो है और या टेक्निकल जो है एचआर जो है वो एक्सपोर्ट आपके लिए इस काबिल नहीं है कि एक्सपोर्ट हो सके। 5 लाख से करीब तो लोग आपके निकाल दिए गए। वही लोग जो हैं वो इंडिया की तरफ से क्यों चले गए? क्योंकि वो स्किल बेस्ड नहीं थे। आप जब मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट की बात करता हूं तो उसके ऊपर कोई भी चीजें जो है वो रेडिकलिज्म में आ जाती हैं। आप ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसके अंदर आप सिस्टम में रहकर ऐसी बातें या ऐसे सिस्टम को अवेल नहीं कर सकते। आपकी जो निगोशिएशन है आईएमएफ के साथ वो इंस्ट्रक्शन बन जाती है, फिर वो आपको बताते हैं कि वो कहां पर जाएंगे। क्रूड ऑयल इंपोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो इंक्रीज हुआ 175 बिलियन से बढ़कर आपके 336 बिलियन के ऊपर चला गया। डीजल के ऊपर आप देखें कि वो 76 से लेकर 180 बिलियन के ऊपर चला गया। कोल इंपोर्ट जो है वो आपकी 63 बिलियन से ऊपर आगे 163 बिलियन पर चलेगी। आपके पास जो कोल यहां पर आता है उसके अंदर फर्नेस ही नहीं है, वो सारा वेनेजुएला वगैरह से आ रहा है। आपकी कोल यहां पर डेवलप नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि 3.5 साल में
हम एक शिफ्ट कर सकते थे फर्नेस ऑयल को या एलएनजी को, या जो महंगी प्रोडक्शन है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम इन 3.5 सालों में क्या ये जो फर्नेस ऑयल से हमारी प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमारा बड़ा मसला है, डेफिनेटली हमें सब्सिडी देनी है, किसी भी शक्ल में हमें दें, क्योंकि हमें बहुत यूनिट बहुत महंगा पड़ता है। तो कैसे, क्या ये 3.5 साल में मतबादिल जो जराए हैं हमारे पास है, विंड है, सोलर है, और हमारे पास जो जराए हैं, क्या हम उस पर शिफ्ट कर सकते थे इसे? जी बिल्कुल नहीं हो सकता था। हाइड्रो आपका सबसे बेहतरीन होता है, उसके अंदर आपका जो है एथेनॉल से बिजली नहीं बनाई गई, आपके अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो इतना काम नहीं हुआ। टोटल ऑल्टरनेट मिलाकर तकरीबन 1 से 2% मुश्किल से है। पूरी दुनिया जो है वो मंगोलिया से लेकर बाकी ममालिक के मैं आपके सामने नाम रख दूं, तकरीबन कोई 43% है, कोई 33% है, कोई 73% है, कोई 53% है, लेकिन आपका अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी है ही नहीं। आपका टोटल जो है वो तकरीबन जो आपके 97 अरब रुपए जो रखे गए हाइड्रो के ऊपर, उसी को बढ़ाना चाहिए था। एग्रीकल्चर के अंदर आपने देखा होगा जो स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए लोगों को इंस्टॉल किया जाता है, वो उस चीज का जो है वो उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं रखते। हारून शरीफ साहब की मैं बातों से पार्शियली बिल्कुल एग्री करता हूं कि यहाँ पे डेवलपमेंट, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंटल बैंक्स की जरूरत है, और बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो आपके छोटे कारोबार को तो देखते तक नहीं है, बिल्कुल तो नहीं इसके साथ छोटे कारोबार को नहीं दिया जाता। इसके लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। आपने सी पैक से कितना फायदा उठाया, 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस बेशुमार है। आईपीपीस को 613 अरब रुपए जो है वो आपको देने हैं। आप अगर ये इसी बजट के अंदर देख लें तो गैर मुल्की कर्जे की अदायगियों को अंदर अगर जो है वो तकरीबन माली साल जो इसको 2021 में 15.32 अरब डॉलर की गैर मुल्की कर्जों के मुआहदे किए गए। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो 10 अरब एक दे दिया, 47% टोटल आपका इजाफा आप इसमें देखते हैं। तो जब आपने इतना सारा कर्जा आपने वापस करना है और कंजम्पशन आपकी यहाँ पर कंजम्पशन टोटल हो रही है और आप कुछ कर्जा दे रहे हैं। एक सवाल का जवाब डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है प्रोड्यूसर साहब की जानिब से कि वक्त खत्म हो गया है, मुझे ये बताइएगा कि आईपीपीस का ये जो हमारा सर्कुलर डेट है और ये हमारा गर्दिशी कर्जा है, ये हुकूमत ने भी कहा था कि हम इस चुंगल से निकलेंगे, डबल फिगर में चला गया। इस वक्त गर्दिशी कर्जे ने हमारे को तो गर्दिश में डाल दिया है। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? क्या हम आईपीपीस के रहमो करम पे रहेंगे, हम इसी तरह पैरासाइट रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे? 12,000 यूनिट आप लोग जाया करते हैं। आपको सिर्फ 25,000 के अंदर से तकरीबन 22,000 आप 25,000 प्रोड्यूस करते हैं। आपको टोटल 22,000 की जरूरत है, लेकिन सब के सब जहां पे यूनिट्स ही नहीं लगेंगे। अब आप अगर जब ये कहेंगे, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच है आपकी ब्रोक्रेसी के ऊपर ही नहीं, सिर्फ जो ऊपर के अभी आप जो रिफॉर्मिस्ट बिठा रहे हैं, आपको उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा कि हमने पहले से ये क्यों नहीं लगा दिया, हम यूनिट क्यों नहीं लगा रहे, हम कॉटेज इंडस्ट्री पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं कर रहे, और उसके ऊपर डेवलपमेंटल बैंक्स के ऊपर बात करके माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर आना चाहिए। और यही उसका हल है। और आपकी जब बिजली की खपत जितनी ज्यादा होगी उतने बेहतर है, लेकिन डैम्स के ऊपर काम होना चाहिए, बाकी चीजों पे होना चाहिए, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच को हमें मान लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा कहीं नहीं है। अगर रिसेंट टाइम के अंदर मरी में भी देखें तो वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच है। तो इस तरह बड़े बड़े सानेहात भी होंगे, आपके गर्दिशी कर्जे भी बढ़ेंगे, और मईशत जो है वो कोई जादू नहीं होता। ट्रेड लिबरलाइजेशन या लिबरेट पॉलिसीज जो हैं, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का सब्जेक्ट अभी फिलहाल नहीं है। आपको कंट्रोल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स जो है वो जरूरी हैं। इस कॉम को जबरदस्ती जो है वो टैक्स नेट में आप ले आइए, लेकिन आप जब लेकर आएंगे तो फिर आपको उस सारे सिस्टम के अंदर निकलने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से नहीं आ सकते, फिर आपको रिलैक्स पॉलिसीज भी लानी पड़ेगी ताकि आपका बिजनेसमैन जो है वो बिलों से निकले और काम करे। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद थे, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमें ज्वाइन किया था जमशेद इकबाल चीमा ने, साबिक माविन खुसूसी वज़ीर आज़म के। और जो सूरत हाल है मुल्क की, मईशत में इस्तेहकाम ज़रूर आएगा और इकनॉमिक स्टेबिलिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और IMF का जो बेल आउट पैकेज और जो शराइत हैं, चाहे वो बिजली के टैरिफ में इजाफा या किसी सब्सिडी को ख़त्म करना है या टैक्स नेट या जो टैक्स छूट है,
उसको ख़त्म करना है। ज़रूर अंधेरे ख़त्म होंगे और नया सूरज तुलू होगा, लेकिन उसके लिए एक कंसेंसस, जिसकी हमने कल भी बात की थी कि इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशावरत की ज़रूरत है। मशावरती अमल आगे बढ़ना चाहिए, चाहे अपोजिशन हो, हुकूमत हो, मिलकर अपने अहदाफ को, माशी अहदाफ को, उसके हुसूल के लिए एक सही सिमत का तयन करना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।